साथियों नमस्कार। मैं सतीश पांडे पुनः आपके अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों हम आज अध्याय 25 में नीच भंग राजयोग की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 24 अध्यायों में कर्म से तमाम ज्योतिष के विषयों को समाहित करने की कोशिश की है। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। कभी कभी ऐसा हम प्रथम दृष्टया देखते हैं, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि कोई ग्रह नीच राशि में होगा तो वह हमेशा खराब फल ही देगा। इस प्रकार का मिथ हम पाल लेते हैं, तो उसी मिथ को हम आज खत्म करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमें कल्पना करिए कि यहाँ पर 4 अंक बना हुआ है, तो 4 राशि में कर्क राशि में 4 अंक का मालिक 4 गिनती जहां लिखी तो उसको कर्क राशि बोलते हैं। उसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। और हमने आपको ग्रहों की उच्च और नीच राशियों के बारे में पहले चर्चा की, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 नंबर गिनती लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। अगर कोई ग्रह नीच का है तो निसंदेह उस भाव से संबंधित उसका प्रभाव खराब देखने को मिलेगा। यहाँ पर मंगल चौथे भाव में बैठा है। चौथे भाव से हम सुख सुविधाओं, गाड़ी वाहन, माता के बारे में विचार करते हैं। तो अगर प्रथम दृष्टि हमने देखा कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ चौथे भाव में, तो ये सब चीजों की हानि करेगा, क्योंकि यहाँ पर चौथे घर में मंगल नीच का हो रहा है और वो अपना निश्चित प्रभाव नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर आकर के चंद्रमा बैठ जाए, क्योंकि चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी होता है, कर्क राशि का जो प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा करता है। ऐसी स्थिति में मंगल के नीच प्रभाव को चंद्रमा पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर अपने घर में बैठा हुआ तो शत्रु से अपने घर की रक्षा करेगा। तो इस क्रम में हमें देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ, और जो मंगल खराब फल देता वह चंद्रमा के सुप्रभाव के कारण या चंद्रमा के घर में होने के कारण उसका प्रभाव शुभता की तरफ बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर गुरु, दसवें घर में गुरु बैठा हुआ है, क्योंकि मकर राशि में गुरु नीच का होता है, और यहीं पर आकर के मंगल बैठ जाए। जैसे एक घर कोई भी हो सकता है, कुछ नहीं, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर 8वें 7वें 6वें 9वें किसी भी गिनती में एक घर एक भाव हो सकता है, गिनती आ सकती है या राशि आ सकती है। तो यहाँ पर 10वें गिनती जहाँ लिखी हुई है गुरु यहाँ बैठा हुआ, गुरु मकर राशि में नीच का होता है, लेकिन मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर गुरु अकेले बैठा हुआ है, गुरु अकेले बैठा है, और इसका मतलब ये जो है अपना नीच फल देगा। नीच फल का क्या होता है, 10वें भाव से हम चर्चा करते हैं पिता के बारे में, पिता के द्वारा दी गई संपत्ति के बारे में, और किसका भाव विचार करते हैं, आपके परिश्रम के बारे में हम इसका विचार करते हैं 10वें भाव से। तो हमने देखा कि यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, और यहीं पर आकर के मंगल बैठ गया, जो कि मंगल की उच्च राशि है। तो गुरु के प्रभाव जो नकारात्मक प्रभाव थे उसमें पूरी तरह से वो न्यूनता ला देगा, उसके प्रभाव को पूरी तरह से वह खत्म कर देगा। और मान लीजिए यहाँ पर 12वीं गिनती में बुध बैठा हुआ है। एक तीसरा उदाहरण लेते हैं उसी क्रम में, बुध बैठा हुआ है, क्योंकि मीन राशि में बुध नीच का होता है। मीन राशि में बुध नीच का होता है, और 12वें भाव में जाकर बुध के बैठने से जातक को 12वें भाव संबंधी जो समस्याएं होंगी वो ज्यादा उसके जीवन में आएंगी। 12वें भाव से हम तमाम प्रकार की चर्चा करते हैं। जैसे 12वें भाव से मुख्य रूप से हम व्यय की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अगर बुध 12वें भाव में और 12वीं गिनती मीन राशि में बैठा हुआ, तो ऐसा जातक निसंदेह बहुत ही अपव्ययी होगा, या उसके पैसे अपव्यय में जाएंगे, निरर्थक पैसे जाएंगे। लेकिन यही मान लीजिए 12वें भाव का मालिक गुरु आकर के यहाँ बैठ जाए, तो यह बुध के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देगा। बुध यहाँ पर कुछ भी हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि उस घर का जो उस राशि का जो स्वामी होता है गुरु, वहां पर आकर के बैठा हुआ है। क्योंकि हमने राशियों और राशियों के स्वामी की चर्चा इसके पहले वीडियो में की हुई है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कौन सी राशि का कौन ग्रह मालिक होता है। अगर आप
आपको थोड़ा समझ में कम आ रही है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के राशियों और उनके ग्रहों के स्वामी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उस घर का मालिक भी उसके साथ बैठा हुआ है, उसके नीचत्व में कमी आ जाएगी या उसकी नीचता पूरी तरह से नीच भंग जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी क्रम में हम सोचते हैं एक उदाहरण हुआ, अगर हमारा एक उदाहरण हुआ और दूसरे उदाहरण से भी हम समझते हैं किस प्रकार से नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। आप कल्पना करिए कि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, केंद्र में शनि बैठा हुआ है और यह शनि की जो है नीच राशि होती है, जो कि मेष में शनि नीच का हो जाता है और मेष में जो है सूर्य जो है उच्च का हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठा हुआ, 7वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, 7वें घर में सूर्य बैठा हुआ है, जो कि शनि नीच राशि में है और सूर्य भी अपनी नीच राशि में है। तो क्योंकि सूर्य की यहाँ पर 7वें दृष्टि जो है शनि पर पड़ रही है, इसके वजह से भी जो है शनि का नीच भंग हो जाता है। तो या नीच ग्रह के साथ उस घर का स्वामी बैठा हुआ हो या नीच ग्रह पर किसी जो ग्रह की उच्च दृष्टि जो है पड़ रही हो। इसमें हमने देखा सूर्य पर शनि को उच्च दृष्टि पड़ने से शनि का जो है नीच भंग हो रहा है। इसी क्रम में मान लीजिए हम यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, गिनती कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। या जैसे कल्पना करिए यहाँ पर पुनः हम गिनती लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, हो और जो है यहाँ पर मंगल बैठा हुआ हो, तो मंगल की चौथी दृष्टि, क्योंकि मंगल को 3 दृष्टि यहाँ पर, चौथी, 7वीं और 8वीं, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ने से गुरु का नीचत्व भंग हो रहा है। तो इस प्रकार से कहीं भी आप देखिए कोई भी ग्रह जहाँ बैठा हुआ हो, नीच राशि में बैठा हुआ हो और उस पर जो है किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो उसका नीचत्व भंग जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से तमाम उदाहरण, जैसे यहाँ पर मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है 8वें घर में, चूंकि आपको लग रहा है केंद्रों की चर्चा, 8वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है और 8वें घर में और 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक होती है, इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार का नीच अवस्था में बैठ करके यह इस 8वें भाव के प्रभाव को खराब कर रहा है। तो इस अवस्था में अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ती है तो उसका नीच भंग पूरी तरह से क्या होता है, खत्म होता है, वह शुभ फल देने लगता है। लेकिन इस क्रम में ध्यान रहे कि इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि नीचत्व उसका तभी भंग होगा जब जिस ग्रह के साथ ग्रह बैठा हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ है, तो चंद्रमा अंश बल में मजबूत होना चाहिए। अगर चंद्रमा अंश बल में कमजोर है तो वह उस ग्रह के नीचत्व को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाएगा। इसी क्रम में अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठा हुआ है और यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है या यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, तुला इस घर का मालिक मेष और तुला राशि का मालिक शुक्र होता है। यहाँ पर शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य नीच का है, शुक्र जो है अपने घर में बैठा हुआ है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर शुक्र अंश बल में मजबूत होना चाहिए, सूर्य की अपेक्षा। सूर्य कमजोर है तो अच्छा है, और अगर शुक्र यहाँ पर कमजोर है, अंश बल में हीन है, तो अपने फल को पूरी तरह देने में असमर्थ हो जाएगा। तो दो तीन चीजों की हमने चर्चा की पहले कि जिस घर में नीच का ग्रह बैठा हुआ, उस घर का स्वामी बैठा हुआ, उसके नीचत्व को कम करेगा, या किसी मित्र ग्रह की शुभ दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही हो, या कोई उच्च ग्रह जो है कोई अच्छा ग्रह अपनी उच्च दृष्टि उस पर डाल रहा हो, उस पर होता है। इसी क्रम में हमने देखा कि ग्रह जो शुभ ग्रह है वह अंशों में मजबूत हो,
कभी इस प्रकार के योगों का सृजन होता है और नीच भंग राजयोग का सृजन होता है। कभी कभी इसको बताने का अभिप्राय रहा, कभी कभी ये भ्रम होता है कि कोई ग्रह नीच है तो अपना नीच प्रभाव देगा, चाहे उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नीच ग्रह भी, शत्रु ग्रह भी, शत्रु राशि बैठा हुआ ग्रह भी कभी कभी बहुत अच्छा फल देता है। उसी की हमने आज यहाँ पर चर्चा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बताई गई जानकारी अच्छी लग रही होगी, आपके ज्ञान में कुछ न कुछ सहयोग इस ज्ञान के द्वारा हो रहा होगा। और तो साथियों, इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। मैं प्रतिदिन आपके लिए कोई न कोई नया वीडियो लाता रहूं और मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।